हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एलिवेट कोचिंग पर मैं प्रभु सर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आएगा। थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज मेरा संविधान का एक वीडियो जाएगा जिसमें टॉपिक होगा संसद। ये आपके वर्तमान में होने वाली परीक्षा, जो नियरेस्ट परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट के लिए, महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। संसद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद के कुल 3 अंग बताए गए हैं, जिसमें 2 अंगों में सदनीय कार्यवाही होती है। एक आपका होगा लोकसभा, एक आपका होगा राज्यसभा, और तीसरा जो संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखें, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, बल्कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, आगे की बात करें अगर, देखिए भाई, संसद को अगर आप देखें तो ये आपका आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आपका आर्टिकल हो जाएगा 81। आप इसे ट्रिक के आधार पर देखना चाहे तो इन्हें आप कहेंगे सरला। सरला आंटी जब आप पढ़ेंगे तो 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो लोकसभा है वो 17 अप्रैल को सन 1952 में आम चुनाव से आया। राज्यसभा भी आम चुनाव से आया, लेकिन राज्यसभा को पहले हम राज्यसभा नहीं बोलते थे। राज्यसभा को केवल हम उच्च सदन ही बोलते थे। राज्यसभा को राज्यसभा नहीं बोला जाता था। राज्यसभा को हमने राज्यसभा सन 1954 से कहना शुरू किया। सन 1954 से पहले 1952 में जब इसका गठन हुआ तो इसे हम राज्यसभा के नाम से नहीं, बल्कि उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जानते थे। तो दोस्तों एक बात देखें, लोक शब्द का मतलब होता है जनता। लोक शब्द का अर्थ होता है जनता। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने एक लोकसभा का गठन किया, और राज्य शब्द का मतलब आपके प्रांत, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने राज्यसभा का गठन किया। तो अब आगे की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा को हम प्रथम सदन और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। तो आपका लोकसभा हुआ प्रथम सदन या निम्न सदन। आपका राज्यसभा जो हुआ यह हुआ आपका द्वितीय सदन या उच्च सदन। द्वितीय सदन या उच्च सदन। आगे देखें, लोकसभा जो होता है ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए इसे हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। और जो आपका द्वितीय सदन है ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थायी सदन। स्थायी सदन। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और आपका लोकसभा जो लोकप्रिय सदन है इसे आप अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह 5 साल के बाद अपने आप विघटित हो जाता है, और उसके बाद यदि बीच में इसे विघटन करना चाहे तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। क्लियर? आगे की बात करें दोस्तों, देखें, जो आपका लोकसभा है इसमें आपके एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को आप कहते हैं स्पीकर। अध्यक्ष को आप कहेंगे स्पीकर। और एक होते हैं उपाध्यक्ष, जो इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का संचालन करता है। इसी तरह से राज्यसभा में आपके होते हैं सभापति। और आपको पता है दोस्तों कि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद दोस्तों आपके राज्यसभा का एक उपसभापति होता है।
आपके राज्यसभा का एक उपसभापति होता है और उपसभापति जो चुना जाता है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अभी जैसे देखें यहां पे आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जो होगा ये भी लोकसभा के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों अभी मैं इसे मिटाने वाला हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास या फिर इसे पॉज करके अपनी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे हम देखते हैं कुछ और भी जीएस की बातें कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। जब ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे, वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है, तो उनके देख रेख करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर को आप अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो आपके थे वो थे वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर आपके जो थे वो आपके थे वीरेंद्र कुमार। उसके बाद इसी तरह से आपके सभापति की बात करें तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो हैं महामहिम वेंकैया नायडू। इसके बाद जो उपसभापति हैं वो आपके हैं हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति आपके हैं हरिवंश नारायण सिंह। देखिए दोस्तों संसद में सचिव और महासचिव भी होते हैं। तो जो लोकसभा के महासचिव हैं, तो लोकसभा के जो महासचिव हैं उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के महासचिव का नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव और वो प्रथम महिला लोकसभा महासचिव भी हैं। प्रथम महिला लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और वर्तमान महिला लोकसभा सचिव भी हैं। उसके बाद देखें राज्यसभा के सचिव की बात करेंगे आप, तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो हैं देशदीपक वर्मा। आगे की बात करें दोस्तों, लोकसभा में कुल अधिकतम सीटों की बात करते हैं। तो लोकसभा में दोस्तों जो अधिकतम सीटें हैं वो है 552। तो 552 सीटों में से 530 सीट जो आती हैं वो राज्यों से आती हैं और उसके बाद जो आपकी 20 सीटें आती हैं मैक्सिमम वो संघ शासित राज्यों से आती हैं। वो आती हैं संघ शासित राज्यों से। उसके बाद आपके जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, इन दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन अनुच्छेद 331 के तहत कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है लोकसभा में। इसी तरह से यदि लोकसभा के हम वर्तमान सीट की बात करें, लोकसभा के वर्तमान सीट की बात करें तो 545 में से 530 सीटें राज्यों से आती हैं। उसके बाद आपकी जो 13 सीटें हैं वो संघ शासित राज्यों से आती हैं और उसके बाद आपकी जो 2 सीटें हैं वो आपके एंग्लो इंडियन की हैं। तो वर्तमान में कुल सीटों की संख्या हो गई 545। इसी तरह से दोस्तों यदि हम राज्यसभा के सीटों की बात करें तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें होंगी उन सीटों की संख्या है 250, जिसमें से 234 सीटें राज्यों से आती हैं और उसके बाद आपकी जो 3 सीट है वो दिल्ली से आती है। 1 सीट जो आपकी आती है वो आपकी आएगी पुदुचेरी से। इसके बाद 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य और समाज सेवा से।
आगे की बात करें तो वर्तमान सीट की बात करते हैं। तो वर्तमान सीटों की जो संख्या है वो है 245। वर्तमान सीटों की संख्या 245 में 229 सीटें राज्यों से, 3 सीट दिल्ली से, 1 सीट आपकी अब फिर से पुदुचेरी से, और इसके बाद आपके 12 सदस्यों का होता है मनोनयन। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया सीटों के विभाजन का, और ये सीटें इस आधार पे पूछी भी जाती हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे या ध्यान देंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछ सकता है कि अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, यदि योग्यता की बात करेंगे, अब कैसा व्यक्ति होगा जो लोकसभा का सदस्य बनेगा। योग्यता की बात करें तो कैसा व्यक्ति होगा जो लोकसभा के सदस्य बनेंगे, तो पहला आप कहेंगे भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरी बात हम कहेंगे न्यूनतम जो आयु हो, उनकी न्यूनतम आयु कितनी पूरी करनी चाहिए भाई, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है आपका लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं हो। इसी तरह से यदि हम राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो उनके लिए भी सेम बात कहेंगे कि भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर न हो। लेकिन जब न्यूनतम आयु राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो जाती है दोस्तों, 30 वर्ष हो जाती है। न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष आपकी हो जाएगी। आगे की बात करें लाभ का पद, आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि लाभ का पद क्या होता है। पहली बात जान लें कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया और लाभ के पद की व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई है। तो लाभ के पद की जब व्याख्या दी गई तो ये कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो, बदले में वेतन भत्ता या कमीशन प्राप्त करता हो, उनका पद लाभ का माना जाएगा। तो उसके बाद देखें दोस्तों, लाभ के पद पर निर्णय कौन लेगा कि कौन सा पद लाभ का होगा कौन सा नहीं होगा। तो लाभ के पद पर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो किसके पास है दोस्तों, संसद के पास है। और वर्तमान में सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो बेसिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, उनको लाभ के पद में शामिल किया गया है। लेकिन इनके अलावा जितने भी अन्य टीचर हैं उनके पद को लाभ का पद नहीं माना गया। इसके बाद दोस्तों यदि आप बात करें सरकारी वकील, सरकारी वकील का पद भी लाभ का पद नहीं माना गया है। और इसी तरह से लाभ के पद पर सरकारी पत्रकार को भी लाभ के पद पे नहीं माना गया है। मतलब ये लोग अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे की बात करें योग्यता, योग्यता के बाद हम बात करेंगे निर्वाचन की। योग्यता के बाद निर्वाचन की बात करेंगे और निर्वाचन में आप जानते होंगे कि आप अपने सांसद जी को खुद चुनकर भेजते हैं। अपने सांसद जी को खुद हम चुनकर भेजते हैं। तो निर्वाचन की यदि हम बात करें तो निर्वाचन में कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। इसके बाद हम दूसरे में कहेंगे कि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह बात आपको अनुच्छेद 331 विशेष वर्गों के विशेष उपबंध में भी पढ़ाया जाएगा। देखें अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये एंग्लो इंडियन क्या है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो का मतलब होता है आंग्ल, एंग्लो का मतलब हुआ आंग्ल और इंडियन का मतलब हुआ भारतीय। आंग्ल को आंग्ल हमने किसको बोला भाई, अंग्रेज को बोला। अंग्रेज किसे बोला हमने, जो ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन के लोगों को हमने अंग्रेज बोला। हमने डच को अंग्रेज नहीं बोला, फ्रांसीस को अंग्रेज नहीं बोला, हमने केवल पुर्तगालियों को भी अंग्रेज नहीं बोला।
केवल और केवल ब्रिटेन से जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्हें हमने क्या बोल दिया, अंग्रेज। तो ऐसे अंग्रेज जो आजादी के समय भारत में ही निवास कर गए, उनसे उत्पन्न आज तक जितनी भी संतानें हैं वह सब क्या कहलाती हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। अब देखें, आपके दिमाग में चला होगा विदेशी व्यक्ति भारत आके रहे तो एंग्लो इंडियन, तो आपके हिसाब से सोनिया गांधी एंग्लो इंडियन हो जाएंगी क्योंकि वो इटली से आई हैं। आपके हिसाब से युवराज सिंह की बीवी हेजल कीच भी इंग्लैंड से आई हैं, वो भी एंग्लो इंडियन हो जाएंगे? नहीं, आजादी के समय जो लोग भारत में ही निवास कर गए और उनसे उत्पन्न आज तक जितनी भी संतानें हैं वह सब एंग्लो इंडियन हैं। और राष्ट्रपति को यदि ऐसा महसूस हो कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तब वह क्या करेगा दोस्तों, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकेगा लोकसभा में। अब हम राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राज्यसभा का निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के, आप यहां पे अगर लिख देंगे निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम दूसरे की बात करें, दूसरे सदस्य की यदि हम बात करें तो देखें 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये 12 सदस्य आते कहां से हैं, तो आप कहेंगे 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और इसके बाद आपका आएगा समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से आते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन हो गया। अभी वो आप जानते होंगे कि रेखा जो है वो भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं, और राज्यसभा की जो रेखा मनोनीत सदस्य हैं वह कला क्षेत्र से आती हैं, फिल्म से आती हैं वो। तो ये रहा निर्वाचन। निर्वाचन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल क्या होगा, तो यदि हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है आपको पता है? 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित, मतलब 5 वर्ष बाद लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया दोस्तों? पूर्ण हो गया 5 साल में। दूसरी बात देखें, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इससे पहले भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यह बात आपका बताया गया अनुच्छेद 85 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? 85 में। उसके बाद देखें तीसरी बात, यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो उस आपातकाल के दौरान भी जो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होगा उसमें एक बार में कितने साल की वृद्धि हो जाती है दोस्तों? 1 साल की वृद्धि हो जाएगी। अगर दूसरी बार उसे कंटिन्यू किया गया तो फिर से कार्यकाल में कितनी वृद्धि? 1 साल की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में घोषणा कर दी जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि, एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों हम अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा आपके,
राज्यसभा जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता कितना है भाई, 6 वर्ष। लेकिन पहली बात जान लें कि राज्यसभा जो आपका है ये स्थायी सदन होता है, कभी भी विघटित नहीं होता। लेकिन इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 6 वर्ष का होगा। और तीसरी बात देखें, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण, सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष पर पूर्ण, प्रत्येक 2 वर्ष पर पूर्ण। देखें इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो देखें 2/3 सदस्य बचे रहते हैं। तो ये 2/3 सदस्य सदन को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। इसीलिए कैसा सदन हो गया, स्थायी सदन हो गया। और उसके बाद देखें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। तो 2-2-2 करके हर 6ठे साल पे चुनाव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का भी निर्वाचन होता रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो कितने वर्षों पर होता है। तो कितने वर्ष पे होगा दोस्तों, 2 वर्ष पर होगा। क्लियर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, लेकिन पूरे का नहीं, केवल 1/3 का। आगे की बात करते हैं, इनके कार्य या शक्ति की बात करेंगे। इनके हम अगर कार्य या शक्ति की बात करें तो पहले हम लोकसभा के कार्य या शक्ति की बात करते हैं कि लोकसभा क्या करता है। पहला जान लें, विधेयकों को पारित कराना, विधेयकों को पारित कराना, विधेयकों को पारित कराना किसका काम है, लोकसभा का काम है। उसके बाद दूसरा देखें, धन विधेयक जो होता है, आपको दोस्तों बताया गया होगा कि धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। तीसरे की बात करें तो जो आपके मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है और उसमें विकल्प में दे लोकसभा, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आंसर होगा वो होगा संसद। क्या होगा, संसद, क्योंकि ये सभी संसद के अंग हैं। तो आप पहला उत्तर संसद को ही मानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आगे अगर यहीं पर एक शब्द डाल दें, यहां पे लिख दे सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तब भी आपके अपने उत्तर से घबराना नहीं है, उसका भी उत्तर संसद या लोकसभा होगा। लेकिन यदि कह दे व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह मंत्री परिषद का कर्तव्य है कि वह अपना कोई भी कार्य करे तो राष्ट्रपति से उस कार्य से अवगत कराए। तो यह जो कर्तव्य है दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है, 78 में आता है। तो अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। क्लियर, आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा भी क्या करता है, विधेयकों को पारित करता है। विधेयकों को पारित करना। दूसरी बात देखिए, यहां पे मैंने कहा कि धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। धन विधेयक क्या होता है ये मैं आपको संसद के अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। तो ये धन विधेयक पर राज्यसभा क्या करेगा भाई, तो धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक रोक सकता है और 14 दिन बाद धन विधेयक अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। तीसरा देखिए, जैसे मैंने कहा कि धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है, वैसे राज्यसभा का भी कहीं एकाधिकार है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 249 पर
अनुच्छेद 312 पर, और तीसरी बात कहेंगे कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने पर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने पर राज्यसभा का एकाधिकार है। दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति को हमें पद से हटाना है, सबसे पहले किस सदन में शुरुआत करेंगे? राज्यसभा में। सबसे पहले पहल कहां की जाएगी? राज्यसभा में की जाएगी, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। उसके बाद दोस्तों यदि हमें अनुच्छेद 249 की बात करनी हो, तो अनुच्छेद 249 पर यदि हम बात करें तो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे तो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का या संघ का होगा। उसके बाद दोस्तों यदि अनुच्छेद 312 की बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाएगा वो अनुच्छेद 312 के तहत किया जाएगा। वर्तमान में आपकी 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो अगर चौथे अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो सबसे पहले राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। तो उसके बाद देखो तीनों की बात करें तो तीनों पर ही राज्यसभा का क्या है? एकाधिकार है। क्लियर? आगे की बात करते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे गण पूर्ति कोरम की बात करते हैं। आगे दोस्तों हम जो बात करेंगे वो होगा आपका गण पूर्ति कोरम। देखिए गणपूर्ति हिंदी शब्द है और कोरम अंग्रेजी शब्द है। आप गणपूर्ति कोरम का मतलब हुआ कि सदन को चलाने के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उस सदन को संचालित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या बतानी है तो हमें केवल आपको इतना बता देना है, कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? कुल सदस्यों के 1/10 का मतलब हुआ कि अगर लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उन सदस्यों के 1/10 सदस्य यदि सदन में उपस्थित हैं तो सदन को संचालित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के भी कुल उपस्थित सदस्य जितने भी हैं, अगर कुल सदस्यों के 1/10 उपस्थित हैं तो सदन को संचालित किया जाएगा, नहीं तो उस दिन सदन हम क्या करेंगे? स्थगित कर देंगे। उस दिन सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं गण पूर्ति कोरम। कितना होगा? सदस्यों का 1/10। यदि आपका 10% भी विकल्प में दिया हो तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 10% को भी आप जब भिन्न में चेंज करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1/10। दोस्तों अब बात करेंगे हम इन दोनों ही सदनों के सत्र की बात करेंगे। देखें हमारा जो सदन है वह कुल 3 सत्रों में चलता है। कुल 3 सत्रों में चलता है। पहला आप अगर कहें कि शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, तो दूसरा आप कहेंगे बजट सत्र, बजट सत्र, और तीसरा आप कहेंगे मानसून सत्र। सदन हमारा 3 सत्रों में चलता है, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र। इन तीनों ही सत्र को वर्ष के दौरान चलाया जाता है। सदन की अधिकतम बैठक 3 बार वर्ष के दौरान। लेकिन अगर न्यूनतम बैठक की बात करें दोस्तों, तो जो ये सदन है इन दोनों सत्र के मध्य अधिकतम आप कितने माह का अंतराल कर सकते हैं? 6 माह का। इस 6 माह के अंतराल को हम कहते हैं दीर्घावकाश। तो अच्छा ये बताएं कि एक सत्र की बैठक हुई और दूसरे सत्र में हमने 6 माह का अंतराल लगाया और अगले में भी 6 माह का अंतराल लगा दें तो 1 वर्ष के दौरान आप कितनी बैठक करवा पाएंगे? 2 बैठक करवा पाएंगे। तो जब आप 2 ही बैठक करवा पा रहे हैं तो आपसे पूछ ले यदि कि न्यूनतम कितनी बैठकें वर्ष के दौरान हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 2 बैठक। और आपसे पूछ ले कि अधिकतम कितनी बैठकें वर्ष के दौरान हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 3 बैठक। तो दोस्तों उम्मीद है कि संसद टॉपिक पर आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा।
तो मैं प्रभु सर आपका इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।